सुबह उस वक्त आंख खुली जब खोली के बोसीदा दरवाजे की दर्जों में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। दरवाजे पर मखसूस दस्तक हुई। ये दस्तक जीनत का सिग्नल था। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। मेरे सामने कश्मीर के हुस्न की जिंदा मिसाल एक लड़की की शक्ल में मौजूद थी। मैं मबहूत सा होकर वहीं खड़ा रहा। लड़की मुझे महवे हैरत देखकर मुस्कुरा दी। बोली, मेरा नाम जैन है, मैं तुम्हारे लिए चाय रोटी लाई हूँ, क्या तुम पीछे नहीं हटोगे? मैं जल्दी से पीछे हट गया। दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा दी। जैन चावलों की बोरियों के पास जमीन पर बैठ गई और टोकरी से नाश्ता निकाल कर मेरे सामने रख दिया। बोली, अम्मा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम मुझसे बिल्कुल न डरो। जैन ने कहा और फिर खुद ही हंसने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे हंसी की ये आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है, लेकिन ये मेरा वहम भी हो सकता था। जैन प्याली में नमकीन चाय उंडेल रही थी। बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसे अपना फर्जी नाम बताया तो वो बोली, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा असली नाम नहीं है। हमारे पास जो मुजाहिद आता है वो कभी हमें अपना असली नाम नहीं बताता, उसे बताना भी नहीं चाहिए। तुम लोगों को यही तरबियत दी जाती है। आखिर तुम लोग अपने वतन की खातिर जान हथेली पर रख कर दुश्मन के अंदर घुस आते हो। ये तो मौत के मुंह में आने वाली बात है। मैं चाय पी रहा था और जैन की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। वो कह रही थी, मैं फूफी के गांव गई हुई थी। फूफी का गांव यहाँ से पैदल काफी दूर है, 3-4 घंटे घोड़े पर भी लग जाते हैं। मैंने यूं ही उसकी दिलचस्पी की खातिर पूछा, तुम्हें अपनी फूफी का गांव अच्छा लगता है क्या? उसने किसी कदर चौंक कर मेरी तरफ देखा। बोली, ये तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया? गांव तो सभी अच्छे होते हैं, और फिर वो गांव तो बड़े अच्छे लगते हैं जहाँ प्यारे रिश्तेदार हों। मैं कोई रोज रोज थोड़े ही जाती हूँ, महीने में 1-2 बार तो फेरा लग ही जाता है। मैंने हंसकर कहा, जब तो तुम्हें अपनी फूफी से बड़ा प्यार होगा। उसके कानों में चांदी के कांटे थे। एक कांटे पर उंगली चलाते हुए बोली, मेरी फूफी जान भी तो मुझसे बड़ा प्यार करती है। अच्छा, अब तुम ज्यादा बातें न करो, बाहर कोई सुन लेगा। अगरचे यहाँ नाले पर से साल में 1-8 बार ही कोई गुजरता है। चाय खत्म करके मैंने प्याली जमीन पर रख दी। नमकीन चाय बालाई वाली थी। पीते हुए थोड़ी सी बालाई मेरे होंठ के नीचे तक चिपक गई। मैंने रुमाल निकालने के लिए जेब में हाथ डाला। जल्दी में रुमाल बाहर निकाला तो उसमें लिपटा हुआ नीले नगीने वाला चांदी का वो बुंदा बाहर गिर पड़ा जो मैंने चश्मे वाले गार से उठाया था, जहां उस रात 2 मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से मुलाकात करने और प्यार मोहब्बत की बातें करने आए थे। दरवाजे में से धूप की किरणें अंदर आ रही थीं, जिनकी वजह से खोली के अंदर रोशनी थी। जैन ने नीले नगीने वाले बुंदे को देखा तो यूं पीछे हट गई जैसे मेरी जेब से बिच्छू निकल आया हो। मैंने ताज्जुब से पूछा, क्या बात है? जैन ने बुंदा उठा लिया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैं फौरन सारी बात समझ गया। ये बुंदा जैन का ही था और वही उस रात उस गार में आई थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये बुंदा तुम्हारा है तो तुम ले लो। जैन ने जल्दी से उसे जमीन पर फेंक दिया। बोली, मैंने कब कहा ये बुंदा मेरा है? मैंने तो इसलिए उठा लिया था कि मुझे अच्छा लगा है। मैं शरारत से मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, अगर ये बुंदा तुम्हारा नहीं है तो फिर तुमने ये क्यों पूछा कि ये बुंदा तुम्हें कहाँ से मिला? इसका साफ मतलब ये है कि तुम इस बुंदे को पहचानती हो। जैन ने हंसकर कहा, असल में इस किस्म का बुंदा मेरी एक सहेली के पास था। कुछ रोज हुए उसका बुंदा गुम गया है। लाओ मैं इसे अपनी सहेली को दे दूं। मैंने बुंदा जैन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, वैसे तुम्हारी सहेली ने ये बुंदा जिस गार में गिराया था मैं भी वहाँ मौजूद था। अब तो जैन का रंग उड़ गया। उसने चांदी का बुंदा ले लिया, सर झुकाए एक पल के लिए कुछ सोचती रही, फिर मेरी तरफ देखते हुए ठंडा सांस भरा और बोली, मैं फूफी के गांव के एक नौजवान से मोहब्बत करती हूँ। उसका नाम ताज है। हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मेरी माँ वहाँ मेरी शादी नहीं करना चाहती क्योंकि ताज के खानदान से हमारे खानदान का जमीन के मामले में झगड़ा चल रहा है। मैंने तुम्हारे सामने अपना दिल खोल कर रख दिया है। मुझसे वादा करो कि तुम मेरी माँ को कुछ नहीं बताओगे। मैंने जैन से कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैं कब तक यहाँ हूँ। आज जिंदा हूँ तो कल जिंदा रहूंगा या नहीं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं बताऊंगा। वैसे मैं तुमसे भी एक वादा लेना चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी जिससे तुम्हारी माँ को सदमा पहुंचे। जैन ने मुझे कोई जवाब न दिया। उसने बर्तन टोकरी में रखे और खामोशी से निकल गई। सारा दिन और सारी रात गुजर गई। अलिया वापस न आया। दूसरा दिन और दूसरी रात भी गुजर गई। मुझे तशवीश होने लगी कि कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस गया हो। आखिर तीसरे रोज शाम हो रही थी कि अलिया आ गया। अपनी बहन से कुछ बातें करने के बाद वो मेरी खोली में आया। दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ाई और मेरे करीब बैठ गया। उसके चेहरे के तासुरात से मैं कुछ अंदाजा न लगा सका। मैंने पूछा, अपने एजेंट का कुछ पता चला? वो बोला, ये कैसे हो सकता है कि उसका पता न चलता? वादी कश्मीर में हमारे साथी जगह जगह मौजूद हैं। मैंने बेताबी से पूछा, वो जिंदा तो है ना? अलिया बोला, हाँ वो जिंदा है। फिर मेरा हाथ उसने अपने हाथ में ले लिया और कहने लगा, उसने तशद्दुद बर्दाश्त करने में बड़े बड़ों को मात दे दी है। वो बड़ा दिलेर आदमी है। हर मुसलमान
मुसलमान मुजाहिद को ऐसा ही होना चाहिए, जब भी हम भारतीय गुलामी से निजात हासिल कर सकते हैं। अलिया को ये सारी रुईदाद उसके एक आदमी ने बताई थी, जिसने अपनी आंखों से एजेंट पर शदीद अजियतनाक तशद्दुद होते देखा था। मैंने पूछा कि उसे किस जगह रखा गया है और क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं। वो बोला उसे भारतीय फौज की एक कंपनी ने अपनी हिफाजत में दरियाए जेहलम के किनारे सतलड़ी की पहाड़ी के एक रेस्ट हाउस में रखा हुआ है। ये रेस्ट हाउस नहीं बल्कि टॉर्चर कैंप है और यहाँ ऐसे लोगों को लाकर उनसे पूछगिछ की जाती है जिन पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम होता है। उन पर वहशियाना जुल्म किया जाता है। कई आदमी तशद्दुद की ताब न लाकर शहीद हो चुके हैं। फौजी उनकी लाशें वीराने में फेंक देते हैं। एजेंट को भी शदीद अजियतें दी गई हैं। वो बेहोश पड़ा है, मगर उसने ये नहीं बताया कि वो कौन है, कहाँ से आया है और उसके साथी मकबूजा कश्मीर में कहाँ है। मुझे एजेंट पर किए गए मजालिम का अफसोस हुआ, लेकिन मेरा सर फख्र से बुलंद भी हो गया कि उसने हमारी लाज रख ली थी और दुश्मन के बहीमाना तशद्दुद के बावजूद अपनी जबान नहीं खोली थी। मैंने अलिया से पूछा कि हम उसे वहां से कैसे निकाल सकते हैं। अलिया ने एक लम्हे के लिए कोई जवाब न दिया, फिर धीमी आवाज में कहने लगा, इसके लिए पूरी मंसूबाबंदी करनी होगी। सतलड़ी के टॉर्चर कैंप पर इंडियन मिलिट्री का कब्जा ही नहीं बल्कि उसकी पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। एक फरलांग के फासले तक बाहर का कोई आदमी जंगल में दाखिल नहीं हो सकता। फौजियों ने रेस्ट हाउस तक आने वाले जंगल के खास रास्तों पर बारूदी सुरंगें भी लगा रखी हैं। ऐसा मामूल के मुताबिक होता है क्योंकि इस टॉर्चर कैंप में बड़े खतरनाक किस्म के लोगों को भी तफ्तीश और पूछगिछ के लिए लाया जाता है। मैंने कहा, अलिया मैं इससे पहले भी कई खतरनाक मुहिमें तय कर चुका हूँ, क्या तुम मुझे सतलड़ी के जंगल तक ले जाओगे? अलिया मुस्कुराया, बोला, मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी तरबियत और तुम्हारे जज्बे पर बिल्कुल कोई शुबा नहीं, लेकिन हकीकत की दुनिया होती है। जब तक तुम्हें ये नहीं पता चल जाता कि बारूदी सुरंगें कहाँ और किन रास्तों में दफन है, तुम्हारे लिए एक कदम भी बढ़ाना अपनी मौत की तरफ जाना होगा और फिर तुम ये शॉटगन लेकर वहां अकेले नहीं जा सकते। वहां भारतीय फौज की एक पूरी कंपनी तैनात है जिसके पास जदीद तरीन असलहा और रॉकेट हैं। मैं खामोश हो गया। अलिया बोला, इसके लिए मुझे बहुत कुछ करना होगा, अपने तमाम वसाइल से काम लेना पड़ेगा। रेस्ट हाउस में अपना एक आदमी मौजूद है, वो किचन में काम करता है, लेकिन वो हमारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। बहरहाल तुम मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो, मैं पूरा इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। अलिया चला गया। अब उसके इंतजार का सिलसिला शुरू हो गया। दिन के वक्त जैन मेरे लिए चाय रोटी लेकर आती और रात को जीनत खाना लेकर आती। अभी तक किसी को मेरी खुफिया कमीनगाह का इल्म नहीं हुआ था। अलिया को गए दूसरा रोज था। मैं मामूल के मुताबिक मुंह हाथ धोने नाले पर जाने लगा तो मुझे फासले पर नीचे नाले के किनारे एक सरमुंडा साधु दिखाई दिया। उसने कांधों पर कंबल डाल रखा था और झुककर नाले के बरसाती पानी में अपनी चादर धो रहा था। मुझे हैरानी हुई कि अभी तक इस तरफ कोई इंसान नहीं आया, फिर ये साधु कहाँ से आ गया। फिर मैंने यही सोचा कि ये कोई साधु है। कश्मीर के इलाकों में इस किस्म के साधु अक्सर देखे जाते थे जो गारों में बैठकर रियाजत का कारोबार करते थे। ज़ईफुल एतकाद हिंदू औरतें उनके चरणों में रुपए, दूध, मिठाइयाँ और फूल अर्पण करती थीं। हो सकता है इनमें कुछ सच्चे लोग भी हों, लेकिन ज्यादा तादाद ऐसे साधुओं की थी जिन्होंने ये कारोबार बना रखा था। इतने में मुझे पीछे से जैन हाथ में टोकरी पकड़े आती नजर आई। मेरा दिल एकदम से धड़क उठा। मैं नहीं चाहता था कि जैन इस अजनबी साधु के होते हुए मेरी खोली में आए। जैन भी बड़ी होशियार लड़की थी। उसने जब एक साधु को नाले के पास बैठे कपड़े धोते देखा तो वहीं से वापस मुड़ गई। मेरी जान में जान आई। चंद मिनट के बाद साधु ने चादर निचोड़कर हवा में फटकी और राम राम करता नाले के ऊपर वाले किनारे दरख्तों में गुम हो गया। 1 मिनट तक जैन ने इंतजार किया। जब उसे यकीन हो गया कि साधु अब नहीं आएगा तो वो नीचे उतर आई। मैं उसे बराबर देख रहा था। उसके पीछे और इर्द गिर्द फजा बिल्कुल खाली थी। जब वो मेरी खोली में आ गई तो मैंने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। जैन, तुम खुदा के लिए मुंह अंधेरे आया करो। अगर वो साधु तुम्हें देख लेता तो खामखा मेरे दिल में शुबा सा पड़ जाता, क्योंकि यहाँ कोई भी आदमी मेरा दुश्मन हो सकता है। जैन मुस्कुरा रही थी। टोकरी से बर्तन निकालने लगी। बोली, तुम खामखा डरते हो, ऐसे साधु तो यहाँ आते ही रहते हैं। फिर भी मैं उसे देखते ही वापस मुड़ गई थी। तुम फिक्र न करो, उसने मुझे यहाँ आते नहीं देखा। मैंने चाय की प्याली उठाते हुए कहा, फिर भी हमें बेहद एहतियात की जरूरत है जैन। वादा करो कि कल से तुम सुबह सुबह अंधेरे में आया करोगी। जैन मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अच्छा बाबा, वादा। जब वो जाने लगी तो मैं दरवाजे के साथ लगकर खड़ा था। मेरी आंखें दरवाजे की दर्ज में से बाहर का जायजा ले रही थी। जैन मेरी नजरों से ओझल हो गई, लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। मुझे वो साधु फिर नजर नहीं आया था। मैं बोरियों के पीछे बिछे हुए बिस्तर पर आकर कंबल ओढ़कर बैठ गया। बाहर आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे।
اس لیے دروازے کی درزوں میں سے دن کی پھیکی روشنی ہی اندر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے کھولی کے اندر اندھیرا تھا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ آج علیہ کی واپسی کا دن تھا، اسے رات کو واپس آنا تھا۔ میں دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ وہ پورا انتظام کر کے آئے تاکہ ہم اپنے ایجنٹ کو دشمن کی قید اور اس کے وحشیانہ تشدد سے جتنی جلدی ہو سکے نجات دلا سکیں۔ مجھے بادلوں کی دھیمی گرج سنائی دی، پھر بوندا باندی کی ٹپا ٹپ سنائی دینے لگی۔ میں نے کمبل اچھی طرح سے اپنے کاندھوں پر کر لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ جانے کیوں مجھے سجاتا کا خیال آ گیا۔ اس کی سانولی صورت آنکھوں میں پھر گئی۔ وہ تو مجھے کیپٹن کشن سمجھ رہی تھی، وہ مجھ سے پریم کرتی تھی اور شادی کرنے والی تھی۔ جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ میں اصل میں کیپٹن کشن نہیں تھا بلکہ دشمن کا جاسوس تھا اور مسلمان تھا، تو اس پر کیا گزری ہوگی۔ یہ انسانی جذبوں کے بڑے کمزور مگر بڑے اہم ترین لمحات تھے۔ میں ان کی حقیقت سے باخبر تھا، لیکن اس وقت مجھے ان کمزور جذبوں کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے سجاتا کا خیال دل سے جھٹک دیا اور اپنے ایجنٹ کو بھارتی فوج کی قید سے آزاد کروانے کے منصوبوں پر غور کرنے لگا۔ ایک آہٹ سی ہوئی، میں نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازے کی درز میں سے جھانک کر باہر دیکھا۔ میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ وہی سر منڈا سادھو جھاڑیوں کی اوٹ میں سے میری کھولی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ یہ شخص بھارتی انٹیلیجنس کا آدمی تھا۔ میرے پاس شاٹ گن ہی تھی جس کے آگے سائلنسر لگا تھا۔ میں تیزی سے لکڑی کے ڈھیر کے پاس آیا، اس کے نیچے سے شاٹ گن نکالی اور دروازے کی کنڈی آہستہ سے اتار کر کونے میں لگ کر کھڑا ہو گیا۔ شاٹ گن کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ سادھو دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ باہر سے اس نے دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھل گیا اور سادھو ایک تربیت یافتہ فوجی کی طرح چھلانگ لگا کر اندر آ گیا۔ میری شاٹ گن کی نالی فوراً ہی اس کی گردن کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے اسے ہاتھ اوپر اٹھانے کے لیے کہا۔ اس نے ہاتھ میں ریوالور ہونے کے باوجود حکم کی تعمیل کی۔ میں نہیں جانتا وہ علیہ کی تلاش میں وہاں آیا تھا یا میری تلاش میں، لیکن اس نے ہماری خفیہ جائے پناہ دیکھ لی تھی۔ اب اس کا وہاں سے زندہ واپس جانا ہمارے مشن کی تباہی کا باعث تھا۔ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں نے فیصلہ کیا اور شاٹ گن کو نیچے پھینک کر اس کی گردن کو اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ کر پوری طاقت سے اسے بائیں جانب ایک زوردار جھٹکا دیا۔ سادھو میری باہوں میں لٹک گیا۔ میں نے سادھو کا ریوالور اٹھا کر دیکھا، وہ بھرا ہوا تھا۔ ریوالور اور شاٹ گن کو میں نے لکڑیوں کے ڈھیر کے نیچے چھپا دیا اور سادھو کی لاش کھینچ کر چاولوں کی بوریوں کے پیچھے ڈال دی۔ شام کو زینت میرے لیے روٹی لے کر آئی تو مجھے چوکنا دیکھ کر حیرانی سے بولی، کیا بات ہے؟ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی اور موم بتی کی روشنی کر کے زینت کو سادھو کی لاش کے پاس لے گیا۔ وہ لاش دیکھ کر دہشت زدہ سی ہو کر رہ گئی۔ میں نے سادھو کا ریوالور اور گولیاں اس کے سامنے رکھ دیں اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ زینت نے کہا، تم نے بڑی ہوشیاری اور عقل مندی سے کام لیا۔ یہ ملٹری کی خفیہ پولیس کا آدمی ہی تھا، ورنہ ایک سادھو کو اپنے پاس ریوالور رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اس کی لاش یہاں سے دور کسی جگہ زمین میں دفن کر دینی چاہیے۔ میں نے کہا، علیہ آج رات آ رہا ہے، ہم لاش کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ بہرحال تم ہوشیار رہنا اور صبح زین کو چائے دے کر مت بھیجنا، ہو سکے تو تم خود آ جانا مگر منہ اندھیرے۔ زینت چلی گئی۔ سادھو کی ٹھنڈی لاش میرے قریب ہی بے حس و حرکت پڑی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازے کو کنڈی لگائی اور اپنی جگہ پر کمبل اوڑھ کر بیٹھ گیا۔ گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ دروازے پر مخصوص دستک ہوئی۔ یہ علیہ کی دستک تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ تیزی سے اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پھاوڑا تھا۔ اس نے پہلے سادھو کی لاش اور اس کے ریوالور کا معائنہ کیا، پھر مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ ایک مناسب سی جگہ دیکھ کر اس نے پھاوڑا چلانا شروع کر دیا۔ بارش کے باعث زمین خاصی نرم ہو چکی تھی، چنانچہ سادھو کا آخری مسکن تیار کرنے میں اسے کوئی خاص دقت نہ ہوئی۔ میں اندر سے سادھو کی لاش کو اٹھا لایا۔ غنیمت یہ تھی کہ بارش کے باعث سارے گاؤں والے اندر دبکے ہوئے تھے، اس لیے کسی نے ہمیں یہ کارروائی کرتے نہ دیکھا۔ نصف گھنٹے کے اندر اندر ہم اپنے کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ ہم دوبارہ کوٹھڑی میں آ گئے۔ علیہ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک مڑا توڑا کاغذ نکال کر میرے سامنے کر دیا۔ بولا، یہ میں جموں سے لے کر آ رہا ہوں، وہاں کی انٹیلیجنس میں ہمارا ایک آدمی موجود ہے جس کا پاکستان سے بھی رابطہ ہے۔ میں نے کاغذ کھولتے ہوئے دریافت کیا، مگر یہ ہے کیا؟ علیہ نے کہا، اس ریسٹ ہاؤس کا نقشہ جہاں ایجنٹ کو قید کیا گیا ہے۔ میں نے اس کے شانے تھپ تھپائے، زندہ باد، میرا کام آسان ہو گیا ہے۔ علیہ مونچھوں تلے مسکرایا۔ ابھی تمہارے لیے 2 خوشخبریاں اور بھی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس مشن میں تمہاری مدد کے لیے دلی سے بھی ایک تربیت یافتہ شخص پہنچ رہا ہے۔ میں نے کہا، تمہیں کس نے بتایا؟ وہ بولا، اسی آدمی نے۔ اس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جن لوگوں سے اس کا رابطہ ہے انہوں نے اسے ہدایت کی تھی کہ تمہاری بھرپور مدد کی جائے تاکہ تم ایجنٹ کو رہائی دلوانے میں کامیاب ہو سکو۔ چنانچہ بڑوں کی ہدایات کے مطابق جموں والے ایجنٹ نے دلی رابطہ قائم کر کے اس شخص سے فوری
طور پر यहाँ पहुंचने के लिए कहा है। मैंने पूछा आने वाला कौन है? उसने कहा इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया। वो बोला आने वाला अपने साथ एक ट्रांसमीटर भी ला रहा है। मैंने कहा वंडरफुल। इस खबर से मुझे बेइंतहा खुशी हुई थी। मैं फौरन बॉस से राब्ता कायम करूंगा। अलिया ने मुझे बताया ट्रांसमीटर का यही मसरफ है, लेकिन साथ ही यह हिदायत भी की गई है कि राब्ता मिशन की तकमील के बाद किया जाए। मैंने कहा खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राब्ता जरूरी था खा मिशन से पहले होता या बाद में। मैं नक्शे की तरफ मुतवज्जे हो गया। अलिया ने जेब से एक मोमबत्ती निकाली और उसे बोरियों की आड़ में रखकर इस तरह जलाया कि रोशनी बाहर न जा सके। जरा देर बाद ही हम दोनों सर जोड़े नक्शे पर झुके हुए थे जो रंगदार पेंसिल से बनाया गया था। बारूदी सुरंगों की निशानदही के तौर पर जगह जगह सुर्ख निशानात लगे हुए थे। अलिया ने नक्शा तह करके जेब में रखते हुए कहा कल हमें यहाँ से रवाना होना है। मैंने पूछा असलहे का क्या होगा? वो बोला सिर्फ यही नहीं, तुम्हें और भी बहुत कुछ मिलेगा। हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। अलिया ने जुमानी मुस्कुराहट के साथ कहा। कुछ देर रुक कर वो चला गया और मैं कुटिया में तन्हा बारिश की आवाज सुनने को रह गया। कुछ लम्हे यूं ही गुजरे, फिर हस्बे मामूल नींद की देवी मेहरबान हो गई और मैं सब चीजों से बेनियाज उसकी आगोश में जा सोया। आंख दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक से खुली। मैंने आंखें मली और दर्जों में से बाहर झांका। जैन नाश्ता लेकर आई थी। मेरी हिदायत के मुताबिक वो मुंह अंधेरे ही आ गई थी। मैंने नाश्ता वगैरह किया और जैन के जाने के बाद करीबी चश्मे पर मुंह हाथ धोने चला गया। दिन हस्बे मामूल गुजरा। शाम ढले अलिया आ गया और मैं शॉटगन कपड़ों में छुपा कर उसके साथ निकल पड़ा। पहले सफर नाले के किनारे किनारे होता रहा, फिर नाला पार करके हम दूसरी समता गए। बारिश के बायस जमीन अब तक गीली थी, लेकिन चलने में कोई खास दिक्कत नहीं हो रही थी। कोई 2 घंटे हम चलते रहे। एक झोंपड़ी पर हमारे सफर का इख्तिताम हो गया, जहां 2 खच्चर भी मौजूद थे। झोंपड़ी में कोई और मुझे नजर न आया। अलिया ने इत्मीनान से दोनों खच्चर खोले और फिर उनकी पीठ पर हमारी नई मुसाफतों का आगाज हो गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये सफर 3-3.5 घंटों का रहा। टीलों का सिलसिला खत्म हो गया और अब छिदरे दरख्त शुरू हो गए थे। जरा फासले पर घने दरख्तों का एक झुंड नजर आया। अलिया ने अपना खच्चर उसी समत बढ़ा दिया। जाहिर है मैंने भी उसकी तकलीद की थी। दरख्त के बीचों बीच मुझे एक खस्ता हाल मकान नजर आया। अलिया की मंजिल शायद वही थी। जरा देर बाद मेरे अंदाजे की तस्दीक भी हो गई। अलिया ने खच्चर मकान के दरवाजे पर रोका। वो उतरा तो मैंने भी कदम जमीन पर टिका दिए। दोनों खच्चर हमने दरख्तों के तनों के साथ बांध दिए थे और आगे पीछे दरवाजे की जानिब बढ़े, जिस पर एक साल खुर्दा ताला लटक रहा था। अलिया ने जेब से चाबी निकाल कर ताला खोला और हम अंदर दाखिल हो गए। अंदर घुप अंधेरा था। अलिया ने माचिस जलाई और किसी कोने से एक मोमबत्ती निकाल कर रोशन कर दी। कमरे में एक चारपाई और लकड़ी के 2 खोखे पड़े थे। मैंने चारपाई पर और अलिया ने खोखे पर कब्जा जमा लिया। मैंने पूछा यहाँ कौन रहता है? अलिया ने जवाब दिया मुस्तकिल कोई नहीं, बस कभी कभी हमारा कोई मुजाहिद यहाँ पनाह लेने आ जाता है। हम कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे, फिर अलिया जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इर्द गिर्द मुझे कोई आबादी नजर न आई थी, लेकिन मैंने उससे ये न पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी। चलते चलते उसने मुझे आगाह किया कि मैं सुबह आऊंगा और हाँ खच्चरों की फिक्र न करना, मैं साथ लिए जा रहा हूँ। मैं महज सर हिलाकर रह गया और वो मुझे सोने का इशारा करके बाहर निकल गया। सफर ने बुरी तरह थका दिया था। चुनाचे जब लिहाफ ओढ़ कर चारपाई पर लेटा तो अगले दिन सूरज चढ़े ही आंख खुली। गनीमत थी कि अलिया अभी तक नहीं आया था, मगर मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। कोई निस्फ घंटे बाद ही वो आ गया। उसने हाथ में 2 थैले पकड़े हुए थे। चेहरे पर जोश और होंठों पर मुस्कुराहट थी। क्या बात है अलिया? मैं पूछे बगैर न रह सका। उसने बदस्तूर मुस्कुराते हुए बताया कि दिल्ली से हमारा साथी आ पहुंचा है। जम्मू वाले दोस्त ने बहुत सी चीजें भी भिजवाई हैं उसके हाथ। मैंने उसके कंधों के ऊपर से झांकते हुए पूछा कहाँ है वो बोला मैं अभी लाता हूँ। थैले एक कोने में रख कर वो पलटा और कमरे से बाहर निकल गया। हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर वो जाते हुए दरवाजा भेड़ गया था। मैं दोबारा चारपाई पर बैठ गया। दीवार पर निगाहें टिका कर जाने में किन सोचों में खो गया कि दरवाजा खुलने की आवाज भी न सुन सका। चौंका उस वक्त जब किसी ने कमरे में कदम रखा। मैं जख्मी सांप की तरह पलटा, लेकिन ये देखकर अपनी जगह ठिठक गया कि आने वाला अलिया नहीं था, वो कोई औरत थी। सर के बालों से पैरों के नाखून तक उसका पूरा जिस्म स्याह रंग के बुरके में छुपा हुआ था। सिर्फ उसके गोरे गोरे हाथ बुरका पोश के हसीन होने का ऐलान कर रहे थे। मैं गुम खड़ा उसे तकता रहा। शॉटगन कुछ ही फासले पर पड़ी थी।
सोचा उसे उठाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि एक दुबली पतली लड़की के खिलाफ। लेकिन वो कौन थी? उसके आने का अंदाज बता रहा था कि उसे यहाँ मेरी या किसी और की मौजूदगी का 100% यकीन था। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। मैंने कुछ न कहा, ना ही वो कुछ बोली। खामोशी की फजा जब कुछ ज्यादा तवील हो गई तो आखिरकार आने वाली ने ही लब कुशाई की। कुछ लोग बिछड़ कर मिले तो वो लम्हे किस कदर भारी होते हैं, इसका अंदाजा आज हुआ। नकरई आवाज की मालिकन ने निकाब उलट दिया। मेरे हवास पर जैसे बिजली गिर पड़ी। मैं पलकें झपकाए बगैर उसे यूं तकने लगा जैसे वो कोई अजूबा रही हो। वो पोशाली थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए